चलो श्री शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोग को इन्वायरमेंट और उससे दे रखा था, ठीक है। तो इन्वायरमेंट उम्मीद है कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी पैटर्न के हैं। तो उस पर कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे क्योंकि सिंपल इन्वायरमेंट भी नहीं है, सिंपल साइंस भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। चलो, जहाँ नहीं दिख रहा होगा मुझे बता देना, पढ़ने में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोटोग्राफ तो नहीं आ रही है मेरी। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी आपने पढ़ा होगा कई बार, इज अ स्टैंडर्ड, हाँ, इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, क्या बोला आपने, सी, ठीक है। वन का सी, ठीक है, वन का सी बिल्कुल सही है। वन का सी, पोल्यूशन एसेज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे बताना कि बीओडी होता क्या है। मतलब ये तो फुल फॉर्म पता चल गया आपको कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, पर ये नापते कैसे हैं? कुछ पढ़ा था इसको आपने कॉलेज में अपने, या एनवायरनमेंट के किसी चैप्टर में? ये सर, जब वो पोल्यूशन हाई हो जाते हैं ना तो ठीक सर है, एल्गल ब्लूम होते हैं। तो हाँ, तो उसी के कारण जो ऑक्सीजन है तो वो हम्म, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। मतलब उसका लेवल जो है वाटर में वो डाउन हो जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन डाउन हो जाएगा तो एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो हम्म, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो फिश एंड ऑल को एडवर्सली इफेक्ट करता है, मतलब वो लोग मर जाते हैं। ठीक। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आपका ऐसे करके एक पॉन्ड है और उस पॉन्ड में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। और अगर यहाँ पे एल्गी ब्लूम होगा, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्गी का पोल्यूशन बढ़ेगा, एल्गी बढ़ेंगे, तो सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो कोई लाइफ बचेगी नहीं। तो उससे अगर, यानी कि बीओडी अगर, क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा हो रही है तो पोल्यूशन ज्यादा होगा लेक में, आप ऐसा बोलोगे? अगर कहीं पे बीओडी ज्यादा हो रहा है तो मतलब किसी बीओडी, किसी लेक का बीओडी ज्यादा है तो वो लेक पोल्यूटेड ज्यादा है कि कम है? श्री, क्या आंसर होगा अगर इस क्वेश्चन? ज्यादा पोल्यूटेड है। ज्यादा पोल्यूटेड है ना। तो थोड़ा सा इसको हम यह तो देख लें कि the amount of oxygen required by the bacteria to break down the organic matter present in the certain volume of simple water, यानी कि जितना ज्यादा वो लेक का वाटर पॉल्यूटेड होगा उतना ज्यादा वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, ज्यादा बैक्टीरिया होंगे तो बीओडी क्या करेंगे, वो ज्यादा मांगेंगे, ठीक है। तो इस तरह करते हैं। अब यहीं से देखो एक और चीज हमें मिल रही है कि जो क्लीन वाटर होता है, यानी कि कोई क्लीन पॉन्ड है, लेक है, उसका बीओडी कितना होना चाहिए, लेस देन। तो आप आएंगे एग्जाम में तो ये टिक करके आओगे कि 5 ppm से अगर बीओडी कम है तो हम मानेंगे, बीओडी तो होगा ही होगा। देखो, तो अगर किसी क्लीन वाटर में आपका बीओडी 5 ppm से कम है तो हम बोलेंगे कि वो क्लीन वाटर है। और अगर किसी वाटर की बॉडी में, यानी कि पॉन्ड में, लेक में, अगर 5 ppm से ज्यादा बीओडी दिखा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो आपका पोल्यूशन, वो जो लेक है या पॉन्ड है वो क्या है, पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर टिक करके आओगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। चलो, क्वेश्चन है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। वर्ड पे ध्यान देना, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हो रही है। इकोलॉजिकल बैलेंस, द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी, ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पर कितना मिनिमम फॉरेस्ट होना चाहिए कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, कि फूड चेन चलती रहे, आपकी जो बायो जियो साइकिल्स हैं वो आपके चलते रहे। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? सी सर। सी, ठीक है, स्वाति का आंसर सी है। श्री? मैं तुक्का लगा रही हूँ सर, सी। सी, ठीक है, इसका आंसर है सी, ठीक है। मिनिमम 33% जो है वो क्राइटेरिया होता है कि आपका फॉरेस्ट बना रहे। तो जैसे अभी हमारे यहाँ अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ राउंड फिगर में तो 22% फॉरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू दी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है ना, कौन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इतनी परसेंट फॉरेस्ट है। तो हम कोशिश करेंगे ये बढ़े। और ध्यान रखना, जो आपके हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर बोला गया है 66%, ठीक है। हिमालयन स्टेट्स में अगर आएगा तो 66% टिक करके आओगे, और जो प्लेन के एरिया है उनमें आएगा तो 33% टिक करके आओगे, ठीक है। ये एक दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और इस सब में बना रखा था मैंने। अच्छा, अगला आपका थर्ड क्वेश्चन।
डी सर। बी किसका, स्वाति का आंसर है ये? यस सर। अच्छा, श्री? एक सेकंड सर। हाँ, मीथेन गैस को लेकर है कि सबसे ज्यादा मीथेन गैस कहाँ होती है? मीथेन गैस क्या हो गया? CH4। राइस फील्ड में ही होगी। ठीक, तो इसका आंसर है आपका पैडी फील्ड या राइस फील्ड। ठीक है, तो पूरी दुनिया में यहाँ से एक जरा क्वेश्चन आप लोग सर्च कर लेना, सोर्सेज ऑफ द मीथेन गैस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द मीथेन गैस, इसको लिख लो आप लोग। मुझे लगता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है हमेशा हॉट टॉपिक रहता ही रहता है, तो मेजर सोर्सेज ये लिख लो आप लोग, मेजर सोर्सेज ऑफ द मीथेन गैस। ये ऑर्डर वाइज लगाना कि सबसे ज्यादा कहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद। और मीथेन गैस आप क्या है आपकी? ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम दूसरे पॉइंट में देखें कि CH4 यानी कि मीथेन इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस है। और ये कहाँ से निकलती है? इवन आपके जो, और थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें कि अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टर्माइट्स एंड रूमिनेंट गट्स। रूमिनेंट गट्स क्या होते हैं स्वाति? ये वाला वर्ड किसके लिए है, रूमिनेंट्स? काऊ डंग। हाँ, बढ़िया। रूमिनेंट गट्स यानी कि जो आपके ये घास खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, तो उनके गट से निकलते हैं। टर्माइट्स यानी कि जहां जहां आपकी दीमक लगी होगी, जहां जहां लकड़ियों में दीमक लगी होगी, कुछ कई बार फॉरेस्ट में लगी होती है, लोगों के घरों में लगी होती है, तो वहां से भी ढेर सारी मीथेन गैस निकल रही होती है। ठीक है, और ओपनली अगर देखें तो कहाँ से? वेटलैंड, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है देखो मीथेन गैस का। और राइस पैडी, तो देखो हमको एक नई चीज यहाँ से मिल गई, मीथेन। अगर राइस पैडी नहीं लिखा होगा तो क्या टिक करके आओगे? वेटलैंड टिक करके आओगे। अगर ये इस बार ये क्वेश्चन नहीं आया, देखो राइस के लिए उन्होंने पैडी, अब कई बार बड़ा सिंपल है लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि राइस को पैडी भी बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है अलग बात है, लेकिन कईयों को ये भी बता दो कि राइस को पैडी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में मीथेन गैस का सोर्स पूछ रहे हैं और राइस नहीं लिखा हुआ है, राइस फील्ड या पैडी फील्ड, और वेटलैंड लिखा है, तो ये भी एक अच्छा खासा क्या है, सोर्स है। चलो, तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ में हम लोग। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है। जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो इन्वायरमेंट, उसमें मैंने आपको पोल्यूटेंट बताए थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं आपके। तो इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। चलो 30 सेकंड 20 सेकंड ले लो आप लोग, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोग, जो भी आपका आंसर हो मैचअप कर लेना। सर PAN, ये फर्स्ट वाला क्या है सर? फुल फॉर्म क्या है इसकी? पैन है, उससे भी आंसर निकल जाएगा भाई। फिर देखो इन्वायरमेंट में आता है। चलो खैर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा ये समझ में भी आ जाएगा। देखो इसका आंसर जो है वो आपका सी है। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब समझते हैं कि है क्या प्राइमरी। तो देखो प्राइमरी, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो ये लिखा हुआ है, आर वंस दैट आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? SO2 आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये सीधे आपके कहाँ चले जाते हैं? आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, जबकि सेकंड एयर पोल्यूटेंट क्या लिखा हुआ है? आर वंस दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड अदर एलिमेंट। यानी कि हमेशा प्राइमरी पोल्यूटेंट प्लस अदर एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेगा। जैसे कि इसमें दे रखा है ओजोन, स्मॉग, पैन। ठीक है, ये सब क्या हो गया? आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में बना के रखना है। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शंस नहीं होंगे तो कोई और भी आ सकता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? जो कि अदर एलिमेंट जब प्राइमरी से वो करते हैं, क्या कोलैबोरेशन करते हैं, तो क्या बनते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। तो आप जो पैन बोल रहे थे वो आपका ये हो गया, ये जो लिखा हुआ है परऑक्सीसाइड नाइट्रेट जो आपका होता है। ठीक, तो इसको जरा एक बार ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, इसमें काफी आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है,
चलो चौथा हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन बताना मुझे। ये पूछा गया है फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल रिक्वायर्ड पीरियड कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी वो कौन कौन से आपके ऐसे बिल हैं जिनको पार्लियामेंट में आने से पहले, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की। आपको ये बताना है। ऑप्शन ऐसे दे रखे नीचे 1 2 4 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके। सर सी। इसको लिख लो अपने में उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना? ये मुझे जब बताते हैं ना प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सबको कंफर्म है ना? 5 है मेरे ख्याल से। Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा साइड पे कहीं लिखते जाओ कि मुझसे कभी अगर मैं भूल जाऊँ ना, क्योंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चन नंबर चल नहीं रहा है, तो कहीं आंसर में ऊपर नहीं चल रहा है, प्लीज आप भी साइड में लिखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर, तो अपना 1 का ए जो भी आप लिखते रहे हो उसको उससे काउंटिंग करते रहना। हाँ, तो अविरल ने बोला 5 का आंसर, सॉरी इसका आंसर जो है सी बोल रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, सी का मतलब कि 2 3 4, यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल रिक्वायर्ड, यानी कि ये बिल प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है, इसको होती है, आप ये बोल रहे हो इसको। ठीक है, बाकी लोग देखो, अगर आपको 15 सेकंड 20 सेकंड और चाहिए तो लो, टाइम लो। देखो, इस तरीके क्वेश्चन को निकालने का तरीका ये होता है कि आप पहले तो कंफर्म हो जाइए कि कौन कौन से एकदम डेड श्योर है, जो बिल्कुल हो सकते हैं, फिर ऑप्शन देखो कहाँ कहाँ है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाला, जो ये स्टेटमेंट दे रखा है, बिल्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। अब मुझे बताओ कि ये किस आर्टिकल में आता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किस आर्टिकल में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन? यानी कि स्टेट्स की बाउंड्री को क्या करना, डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, है ना? इसका वही तो मतलब हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो उत्तराखंड का हरिद्वार किसको दे दिया? यूपी को दे दिया, तो यूपी की बाउंड्री में भी चेंज होगा और हमारी बाउंड्री में भी चेंज होगा, तो वो इसको कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये किस, पहले तो ये किस आर्टिकल में आता है? 3 सर। हाँ, बढ़िया। ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसको करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अफेक्टिंग टैक्सेशन, तो ये अपने आप क्या हो गया आपका? मनी बिल। जहां मैंने उस दिन पढ़ाया था कि जहां किसी तरीके की टैक्सेस की बात होगी वो हमेशा क्या आ जाएगा आपका? मनी बिल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। फिर आपका अगला ये रहा, स्टेट बिल्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी कि किसकी बात आ रही है? मनी की बात आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आंसर सही होगा। ठीक, देन आपका ये बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको, अरे ये स्क्रीन फ्रीज हो गई, रुको मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ ना, फिर मैं लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से आपको सेट मैं वो कर रहा हूँ दोबारा। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहला वाला आपका में प्रेसिडेंट की वो लेनी पड़ेगी, कंसर्ट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, पहले वाले में लेनी पड़ेगी, दूसरे में, तीसरे तक डिस्कस हो गया था, क्योंकि ये ट्रेड का मतलब क्या हो गया आपका? मनी हो गया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले में। तो जब मैंने आपको, अगर श्री को भी अभी लेटेस्ट श्री को मैं पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो कि जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया श्री होता है वो किस बिल में आता है? अगर याद हो आपको तो, या रिवीजन कर रहे हो तो। अविरल? लेकिन प्रेसिडेंट उसे पैसे मतलब विथड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ अविरल, यस सर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस बिल में आता है? चलो कोई बात नहीं, मनी बिल। हाँ, मनी बिल में। देखो, मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि आपके फाइनेंशियल
आपके फाइनेंशियल बिल जो होते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, उसको आराम से सुनना। फाइनेंशियल बिल मैंने 3 तरीके के पढ़ाए थे आपको। सबसे पहले आपका होता है मनी बिल, जो कि आर्टिकल 1110 में आता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फर्स्ट। जो कि आपका आर्टिकल 117 पैरा 1 में आता है। अभी नोट जाके चेक कर लेना एग्जाम के बाद। फिर दूसरा आपका होता है फाइनेंशियल बिल सेकंड, जो कि आपका आर्टिकल 117 पैरा 3 में आता है, ठीक है। और जब मैं आपको फाइनेंशियल बिल सेकंड यानी कि 117 पैरा 3 पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइनेंशियल बिल सेकंड कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इसकी खासियत क्या होती है कि इट डज नॉट रिक्वायर द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यानी कि इसके हिसाब से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। गलत है। यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए आपको प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बाद में तो आप वहां से पास करवाएंगे, लेकिन पहले लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, और ये 1 2 3 या ये नीचे 4 लिखा है, छुप गया था, सॉरी। इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। फिफ्थ का आंसर बी हो गया। तो प्लीज देखो, रिवाइज करो, मैं आपको ये सारा पढ़ा चुका था। मैंने फाइनेंशियल बिल फर्स्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया है, फाइनेंशियल बिल सेकंड बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और मनी बिल भी पढ़ाया है। श्री पढ़ाया था ना अभी लेटेस्ट, ये श्री पढ़ाया था ना आपको अभी? यस सर। हाँ, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन होगा, प्लीज बताते आना मुझे, गलती नहीं होनी चाहिए किसी से, वरना फिर ऊपर नीचे आंसर हो जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन है। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी। बहुत सारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो इसमें से कौन सा नहीं होती, मतलब कौन चेयर नहीं करता है? सर सी। सी, ठीक है। अब्रेल का आंसर सी है। बाकी दोनों बता दो फटाफट। सर सी ही। स्वाति? सी। ठीक है, इसका आंसर सी है, बढ़िया। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो कभी भी पीएम जो है चेयर नहीं करते, ठीक है, उसके लिए अलग से आपका है। चलो बढ़िया, गुड, ये हो गया 7th। अगला 7th क्वेश्चन, सबको पढ़ने में आ रहा होगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, जो खर्चे होते हैं, आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अभी बताया, आर्टिकल 117 पैरा सेकंड, भूलना नहीं इसको, बार बार रिवीज करते रहो। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसकी जो सैलरी है, जो भी आप देख रहे हो खर्चे, वो इस फंड से विड्रॉ किए जाते हैं। यानी इनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसके खर्चे विड्रॉ वहां से नहीं करते हैं। कहां से? डज नॉट विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो इसकी ट्रिकी चीज क्या है, इन चारों में से पहले मुझे कोई एक ऑप्शन बताओ जो कंफर्म है, आपको लगता है कि हर हालत में हो सकता है, जो आप बिल्कुल भरोसा है। फर्स्ट, तो यानी कि वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट, 4 और सेकंड, तो यानी कि आप थर्ड ढूंढ लो फिर। सर थर्ड मतलब मुझे लग रहा कि गलत है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आंसर डी। डी सर डी होगा। डी सर, डी है। ठीक, देखो अब इसको मैं बताता हूँ आपको। सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई डाउट नहीं है किसी को कि इससे आता है, सीएफ से आता है, तो ये बिल्कुल सही है। पेंशंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 वाला भी सही है, ठीक है। तो साफ सी बात है कि इसमें से कौन सा कट गया? सी किसी हालत में आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये हम कंफर्म हो गए। अब बचा 3 और 4, ठीक। तो 3 में देखते हैं, डेबिट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, ठीक है, और एमोल्यूमेंट्स एंड अलायंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। इसका आंसर है आपका ए, 1 2 3। ये जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं होता, इसके लिए एक अलग से फंड बना रखा है, वो आप लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं होगा, वो लॉ की किताबों में, लेकिन अलग से। लेकिन अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे, जैसे आप एक में बिल्कुल क्या थे, श्योर हो
दो में बिल्कुल श्योर हो। अब बचा 3 और 4, जिसमें से आप, मुझे लगता है कि इसमें भी श्योर थे, डेबिट चार्जेस ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ, इसमें श्योर नहीं थे ना? नो कोई बात सर। नहीं, इसका मैं अलग से स्लाइड बनाऊंगा आपको, अभी मैं बना नहीं पाया था जल्दबाजी में। पीएम की सैलरी तो कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है ना? इसमें वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, एनरोलमेंट अलाउंसेस। मैंने सैलरी तो वर्ड, मैंने सैलरी से कहीं लिखा हुआ है? नो सर, हाँ सर। सैलरी तो लिखा ही नहीं है, ये तो जो उसको अदर बेनिफिट्स sir. आपके मिलते हैं, जो अदर उसके बेनिफिट्स हैं उसकी बात हो रही है, सैलरी की बात थोड़ी हो रही है। सर बट डेट चार्जेस ये तो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो गया ना सर, हाँ, तो कॉन्टिजेंसी से क्यों नहीं विथड्रॉ करेंगे फिर? क्योंकि इसमें पहले जैसे डेब्ट चार्जेस क्या हो गए, जो आपने उधार ले रखा यस सर। है ना, तो हमको तो पता है ना कि हमने वर्ल्ड बैंक से और देशों से कितना ले रखा है, कि 1 रुपये इतना आ रहा है तो कितना हमारा हर साल इंटरेस्ट कट रहा है, वो तो पहले से शेयर तय होता है ना। तो जब बजट आता है तो उसमें तो पहले से तय होता है कि इतना इतना यहाँ जाएगा, इतना। कंटीजेंसी फंड तो वो हो गया जहाँ अचानक से आपके खर्चे आ जाते हैं, ये तो पहले से हमने कितना करोड़ों खरबों रुपए हमने ले रखा है, अलग अलग एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, तो उनको हमको देना पड़ता है, वो पहले अपने बजट में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और फिर मनी को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो इसका मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो है इसका आंसर ये है, आपको इसका ध्यान रखना आपने। फर्स्ट का ये जो वर्ड है, वीडियो को अभी मैं सेंड कर दूंगा खत्म होते ही, तो ये वाला जाके ये देख लेना। अगर आपको वीडियो सेंड, मैं वो इस बार आपको वो भी भेज दूंगा पीपीटी फाइल, कि आप फटाफट यहाँ जाके इसको जरा नेट पे सर्च करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा नई चीज। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है 7th हमारा हो गया। अब आते हैं 8th में। 8th क्वेश्चन है ना, देखो 7th क्वेश्चन हो गया ना, ये लिख रहे? यस सर। ठीक है, चलो ये आईएएस के प्री का क्वेश्चन है 1997 का। सर सी। सी, ठीक है। श्री? सर एक सेकंड सर। रेगुलेट सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग, जो आप निगलते हो खाना और जो वॉमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा दिमाग का पार्ट कंट्रोल करता है? ठीक है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, जो क्या कहते हैं, अव्वल ने बताया सी आंसर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब आपका काम ये है कि इसको छोड़ देना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम और सेरिबिलम, इनके फंक्शंस को पढ़ना। इसको लिख लो, फंक्शंस ऑफ द सेरिबिलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर 97 में ये वाले पार्ट का फंक्शन पूछ लिया है, उसके बाद से पूछा नहीं, तो हो सकता है कहीं इस साल या अगले साल यहाँ से ना आ जाए, सेरिबिलम से ना आ जाए या सेरिब्रम से ना आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो वीडियो देख लिया था सीरीज जो मैंने भेजा था पहला वाला रीजनिंग का, अविरल? हेलो, यस सर। हाँ, वो वीडियो देख लिया था तिवारी सर का, परसों भेजा था मैंने, फिर मैं बाकी के 2 भेजूँ आजकल में। यस सर। समझ में आ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो अविरल। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं, उसको पढ़ लो। अभी बाकी के 2 वीडियो भी आज आज सारे वीडियो सेंड कर दूंगा, तीनों। तो आप लोग के लगभग जितने मैंने वीडियो भेजे उसमें 6-7 टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग उससे 15-20 क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको 80 में से लगभग आपको 28 क्वेश्चन सही करके आए हैं। ठीक है, और मैं पहले बोल चुका हूँ कि 80 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के आएंगे, पैराग्राफ आपका आएगा, और बाकी आपके 40-45 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आएंगे। उसमें से 20-25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और रीजनिंग का लगभग सर इतना करा देंगे कि 15 क्वेश्चन तो सही करके, आपको तो 28 सही कर दें ना, ऐसा तो नहीं कि 80 में से 80 करके आने, उसमें कोई नंबर तो जुड़ना नहीं है आपने, तो उतना हम आपको करा देंगे। सर अभी ये हफ्ते में आपका और 2 वीडियो, मतलब 4 टॉपिक और भेज दूंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस वाले संडे, या अगर उनको हफ्ते में कभी बीच में टाइम लगाएगा तो मैं उनकी लाइव क्लास कराऊंगा, जैसे अभी मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ। तो जितनी क्वारी है उसमें पूछ लेना आपसे। चलो 8 हमारा हो गया। 9th क्वेश्चन देखो भाई, ये तो सही होना चाहिए चारों का, सॉरी 3 का। एक तरफ आपके विटामिन है, एक तरफ उनके केमिकल नेम है। मैंने कई बार बोला था आप लोग को केमिकल नेम याद करना, और साइंस वाले स्टूडेंट खासतौर पर समझते हैं कि केमिकल नेम तो हमको देखते ही याद आ जाएंगे।
सर ए। ए, ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, यानी कि कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है, और बी यानी कि रेटिनॉल जो है इसका आपका विटामिन ए, ठीक है। रेटिनॉल तभी बोलते हैं ना, वो आंख रतौंदी और उससे रिलेटेड है। अगर कुछ समझ में आए तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं पता, तो इतना तो पता होगा कि भाई रेटिनॉल से, रेटिनॉल क्या, वो रतौंदी होती है, और रतौंदी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, तो लोग बोलते हैं भाई विटामिन ए खाओ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मान लो इतना भी अगर लॉजिक लगा के आ जाओ कि अच्छा रेटिनॉल का विटामिन ए होता है, विटामिन ए बोलते हैं आंख के लिए, तो बी का 1 यानी कि बी का 1 यही बैठ रहा है, या कहीं और भी बैठ रहा है, कहीं और किसी और पेयर में बी का 1 बैठ ही नहीं रहा है, कहीं नहीं बैठ रहा आपका। तो अगर आपको एक भी पता होगा तो आप सारे करके आ जाओगे। फिर सी का आपका 3 हो गया, ऐसे ये भी बड़ा आसान था, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, और टोकोफेरॉल आपका ये वाला हो गया, डी का 2 सॉरी विटामिन, ठीक। चलो बढ़िया। अगला 10th क्वेश्चन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। ये विलाई जो होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। और इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ बोल दूं तो ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का पार्ट होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ड्यूडेनम, उसमें होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे, ड्यूडेनम, जीनियम, इलियम। देन फिर ये दूसरा, इन स्टमक फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस काइमी, और थर्ड स्टेटमेंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन इलियम। बात किसकी हो रही है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। बी। बी, अच्छा ठीक। श्री, सर नंबर 2 सही है, अच्छा और नंबर 3 भी सही है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम में ही होता है, विटामिन B12 ये सब ठीक है, एब्जॉर्ब ठीक है, करते हैं। बढ़िया। और इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ध्यान है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सबसे पहला डीडेनम, जीजनम और इलियम, इलियम। ठीक ठीक। तो 2 और 3 में आप दोनों कंफर्म हो कि बिल्कुल सही है। अब बचा ये ए, पहला वाला। अब देखो ऑप्शन कैसे बनाते हो जानबूझ के, अगर आप 2 और 3 में कंफर्म हो तो आपको बी भी दे रखा है, और अगर आप 1 में कंफर्म हो तो आपको ए भी दे रखा है। यानी कि ये कौन सा कट गया? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। हाँ ये 2 तो कट गए ना आपके। अब देखो यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में यही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। भाई आपके 100 क्वेश्चन है, आपको 120 मिनट में करने हैं। ये क्वेश्चन मतलब आपका 4 मिनट खा जाता है कई बार, क्योंकि आप इसको बोलते हैं तुक्का मारना, 50-50। हाँ तो अविरल का आंसर था बी। अच्छा यस सर। श्री, आप क्या ए, सर। क्या मार के आओगे? तुक्का मार रहे हो? ये क्योंकि विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही कहते हैं, लेकिन वो फूड एब्जॉर्प्शन करते हैं उस पर थोड़ा डाउट है, डाउट लेकिन है, फिर फिर भी ए आप ए करोगे, ए। ठीक है। स्वाति, सर ए। ए तुक्का? हाँ जी सर। अच्छा ठीक। देखो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ध्यान रखना, अविरल तो बिल्कुल कंफर्म था कि 2 और 3 ए नहीं हो सकता, तो वो तो खैर लॉजिक नहीं कि उसका सही हो जाए। अब रही बात श्री की और स्वाति का, मुझे पता नहीं कि उसका आंसर किस बेसिस मारा, लेकिन श्री ने जो लॉजिक दिया कि वो इस वाले पार्ट के लिए कंफर्म थी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे जिसमें आप कहते हैं कि करके आ रहे हो 100 में से, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन 55 करके आ रहे हो, 55 क्वेश्चन जिसमें से आप 2 में बिल्कुल कंफर्म थे, 1 में आप थे भी और नहीं भी थे, और एग्जाम देने के बाद बाहर आके भी चौड़े हो रहे हो कि पता नहीं यार वो मैं जो करके आऊँ सही होगा। अगर आप ऐसे 55 करके आ रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आप 1 में डाउट में हो और तुक्का मार के आ रहे हो, आपका किसी हाथ में सिलेक्शन नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे आपके आंसर निकल के सही हो जाए, ठीक है। और अगर आप ए में बिल्कुल कंफर्म थे, मतलब ये जो ए वाला कंफर्म है, और आप ठीक 54 क्वेश्चन करके आ रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स से सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को ना, कि
तुक्का वाला खेल वहां नहीं चलता है, क्योंकि 55 ऐसे 55 में से मैं कंफर्म हूं कि लगभग 20 क्वेश्चन आपने ऐसे किए, यानी कि 35 ही आपको बिल्कुल सही आते होंगे, 20 क्वेश्चन आप ऐसे वाले करके आ रहे होंगे जिसमें आप 2 तो सही होगा आपका, एक में आप कंफर्म हो भी सकते हो और नहीं, वो आपकी किस्मत की बात है कि आपका हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि ऐसे में से 100 में से 35 तो कंफर्म करके आ गए, 20 ये वाले क्वेश्चन करके आ रहे हो जिसमें एक वाले में आप कंफर्म हो भी हो और नहीं भी हो, तो वो तुक्के वाली बात होती है, हो भी सकता है और नहीं हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब बिल्कुल अब 65 मतलब 60 प्लस करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, यस ठीक है। श्री और अविरल, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोनों को क्योंकि आप लोग आईएफएस के मेन तौर पे स्टूडेंट हो, और आईएफएस का मतलब ये हो गया क्या, लगभग 58 प्लस में, ठीक है श्री। तो यही आपको हैबिट जो है वो थोड़ी सुधारनी है पहले। अच्छा खैर, अगला ये हमारा 10th क्वेश्चन है, ठीक है। अब 11th लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 25 है, चिंता मत करो। चलो भाई 11th क्वेश्चन, ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से बनाया मैंने। ये मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ा चुका था, बाइल इज सेक्रेटेड बाय लिवर। और इसको हम लोग बोलते हैं 12th क्लास की बायो। फिर आप लोग बोलोगे कि पढ़ी नहीं बायो। चलो अवरेल, पहला स्टेटमेंट सही है, यस सर ठीक है। यानी कि अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कौन सा, सी, सी वाला। क्योंकि उसमें 1 है ही नहीं। अब बचा आपका ये और ये। दूसरा स्टेटमेंट, बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, सही है अवरेल, सही है सर। सही है। तो यानी कि इसमें भी आपका है, इसमें भी आपका है और इसमें भी आपका है, यानी कि अभी भी आंसर नहीं निकल रहा। थर्ड ऑप्शन, बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बट दूसरा पार्ट देखो क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन। ये स्टेटमेंट सही है। यस सर। श्री, यस सर। अवरल, कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं ठीक। देखो एंजाइम देखो, हाँ पहले तो कि ये जो इस थर्ड स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है इतना, ये सही है। वही सर नहीं वही सर, हाँ। हाँ क्या, नहीं सर, गलत नहीं है है सर गलत हाँ है सर। श्री, डाइजेस्ट में तो काम करता हाँ बाइल जूस भी होता है ना सर, क्या चीज, सॉरी, बाइल जूस भी निकलता है ना। स्टेटमेंट क्या लिखा है पहले आप श्री ये पढ़ो। बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहले तो बाइल आ कहाँ से रहा है, बाइल जूस लीवर से। लिवर से आ रहा है, ठीक है। हाँ प्लीज श्री बताना, ये पार्ट सही है इसका। नो। अच्छा देखो, बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। अगर खाली यहीं तक लिखा होता तब भी ये स्टेटमेंट बड़ा सही होता, बड़ा आसान है। इन्होंने कैंडिडेट को थोड़ा और फंसाने के लिए क्या डाल दिया, बट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर फैट इमल्सिफिकेशन, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट के दोनों पार्ट बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के बड़ा टफ बना दिया, तो यानी कि तीसरा भी सही है। जो अगर तीसरा सही है तो यानी कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा क्या, ये और ये, यानी कि अब आपको 4 पता करना है। फोर। Bile is also necessary for absorption of fat soluble vitamin A, D, E, K, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं, डी है, यस सर। ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आपके बायो के क्वेश्चन है, और ये आपके इस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। और ध्यान रखना, ये सब जो डाटा है, मैं कितना भी कोशिश करूं, पढ़ाता हूँ बायो, आप लोग में बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है बायो का, आप लोग के साथ, स्टूडेंट के साथ, आप लोग तुरंत बोर हो जाते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाओ बोर। और ये सब चीजें जो हैं वो मैंने कहाँ देखी है पढ़ाते हुए, नीट के एग्जाम में देखी है। एक मिनट, हेलो, कहाँ का,
बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्योंकि देखो नीट वाला जो एग्जाम होता है ना, उसमें बायो के क्वेश्चन जो है खास तौर पे उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। तो अब मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि आप लोगों को नीट के बायो की लेवल की पढ़ाऊं, फिर लेकिन आप लोग फिर बोर होने शुरू हो जाते हो। और ये क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया था 2015 में आईएएस के एग्जाम में, आईएफएस और आईएएस मतलब प्रीलिम्स में। तो आप देख रहे हो ना उसका लेवल कितना है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, पहला स्टेटमेंट बड़ा सिंपल दे दिया कि स्टूडेंट खुश हो जाए, चलो अच्छा पढ़ के आए थे। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, ये भी आपने पढ़ा होगा किताबों में, मतलब जो 12th की नॉर्मल किताबें होती हैं एनसीईआरटी की। तीसरा स्टेटमेंट भी सिंपल है, ये भी आपने 12th किताब में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। पर ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपके बच्चे नीट के एग्जाम वाले पढ़ते हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बेस भी पढ़ो, उसके थोड़ा एडवांस लेवल का भी पढ़ो। चलो ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला लिखिए 12th। ये 12th क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, which of the following protection has not been given to the president। नॉट है वर्ड, ध्यान रखना, नॉट। कौन सा नहीं मिलता है? छुट्टी। पार्डन, कौन सा आंसर था रहा? डी। डी, अच्छा। ठीक है, अगला कोई और? ठीक है, इसका आंसर जो है वो है आपका बी, ब्रावो। ठीक है, ये वाला नॉट नॉट बीइंग गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मैंने बताया था आपको सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। भाई उनकी वाइफ ने उनके खिलाफ केस कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का, लेकिन उसके लिए पहले प्रेसिडेंट को बताया भी जाता है और कोर्ट से परमिशन भी ली जाती है। उसके बाद क्रिमिनल ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता और ये नहीं चल सकता। ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है। कई आपके जो प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है उसमें प्रेसिडेंट को भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन नो सिविल प्रोसीडिंग गलत है, सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू हो सकती है। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन बताना। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज, स्वाति?
चलो 13 ये जो वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट वाइज, पहला ए लिखा हुआ है फिक्स्ड, जो कि गलत है, फिक्स्ड नहीं है, जी सर। ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा फिक्स्ड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, फिक्स्ड बाय लॉ नहीं है, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉ के थ्रू नहीं होती है, ये सी सही है। सबको पता होगा कि सेकंड शेड्यूल में क्या है, सबकी सैलरी और जो आपके और बेनिफिट्स होते हैं जो मिलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा इसका 13 का आपका, ठीक। अच्छा, अगला 14th क्वेश्चन। सर सी। ठीक है, इसका आंसर सी है, बढ़िया। चारों के चारों सही है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी, एटीपी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। काउंट कर रहे हो ना, कितने अब तक कितने सही हुए 14 में से? अविरल, हाँ अविरल, यस सर। कितने सही हो रहे? 4। 4, अरे बाप रे। स्वाति? सर 6। 6। श्री? सर गलत हुआ 5। और बाकी सही है? हाँ सर। चलो भाई 15th क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल, वर्ड पे ध्यान देना, सबसे छोटा सेल है। ए सर। ए। श्री? सर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, बढ़िया। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ गिल्स, एक आपका क्या होता है, लंग्स, एक क्या होते हैं, गिल्स, इन दी टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट, किस चीज का इंडिकेटर है? हमको पता है जब टेडपोल फ्रॉग में यानी कि एडल्ट स्टेज में आता है तो गिल्स के क्या आ जाते हैं, उनमें लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये किस बात का इंडिकेटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सर सी। अच्छा, अविरल? सी। स्वाति? सर सी ही होगा। अच्छा, सी होगा, ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, इवोल्यूशन को, कि भाई हम सब का मतलब जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, एक्वाटिक एनिमल से हुआ है, तो उसी में दिखाया गया ये चीज, ठीक है। चलो बढ़िया, सी सही हो गया सबका। अब आते हैं 17 क्वेश्चन में। ये 2009 के आईएएस के प्रीलिम्स में आया था। देखो वर्ड को ध्यान से, इज नॉट एन इंसेक्ट या इंसेक्टा क्लास में नहीं आता है, नॉट एन इंसेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये तो बहुत आसान, ये पहले स्वाति बताएगी इसका आंसर, अभी और कोई नहीं बोलेगा दोनों में से। सर सभी तो इंसेक्ट्स हैं। अच्छा ठीक है स्वाति, तो फिर तुक्का मारो फिर। अच्छा चलो छोड़ो, साइंस छोड़ो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरीके से। बताओ इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो अनइवन है, मतलब इनसे चारों में से कोई एक अलग है? स्पाइडर। स्पाइडर, ठीक, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बना लो ऐसे, आंसर सही है स्पाइडर, ठीक है। ठीक है श्री, आपका भी आंसर स्पाइडर ही था? नहीं सर। हाँ, फिर आप क्या टिक कर रहे थे? सर मैं हाउस फ्लाई कर रही थी। वजह? हाउस फ्लाई है इसलिए। नहीं अरे बाप रे, बायो का, फिर तो बायो की लॉजिक लगाओ, क्योंकि बाकी ये इंसेक्टा है, ये एरिकनीडा वाला क्लास है आपका। स्पाइडर का जो होता है वो एरिकनीडा क्लास होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया 17। चलो भाई 18 क्वेश्चन देखो। पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेती है।
सिंपल सर है कि सी हाँ सी सी, सी ठीक है। सबसे आसान है इसका गैम्बूसिया फिश। ये जितने भी आपके स्वाति मॉस्किटो के लार्वा होती है ना, उनको Yes, खा sir. जाती है। तो ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, जहाँ पे आप उनको पानी को और कोई तरीका नहीं है साफ करने का, रुका हुआ पानी होता है, तो वहाँ पे ये गैम्बिया फिश छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिश की फिश आपको खाने को मिल जाती है और साथ में मॉस्किटो भी मर जाते हैं। चलो ये हमारा हो गया 18 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है बस, 5-6 रह गए। चलो भाई 19 क्वेश्चन दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा करेक्टली, देखो ऊपर जरूर पढ़ना, नॉट और करेक्ट, इसमें कई बार ना स्टूडेंट्स गलती से पढ़ते नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ है। करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच है? सर सी। सी, ठीक है, इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही। सी है। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और किसमें है, 51A में, ठीक है, बढ़िया। ये सबको पता है। पार्ट 2 में क्या था आपका, वो सिटीजनशिप, हाँ बढ़िया। और ये इन्होंने उल्टा कर दिया, तो और कुछ नहीं किया, यस सर। ठीक। चलो भाई 19 भी हमारा हो गया। 20 तो कोई याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है। तो ये किस बात को करता है इंडिकेट, इंश्योर, किस बात का इंश्योरेंस देता है? अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ हमारे भारत में, हम कोशिश करेंगे इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन किस बात को प्रमोट करेगा इन चारों में से, अगर इंप्लीमेंट होगा तो? ये थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, लेकिन आंसर बताओ क्या होगा। सर सी सी, अविरल? हाँ अविरल, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सी। ठीक है। स्वाति, स्वाति अलग नहीं आएगी, हाँ? स्वाति क्या, डी, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, प्रमोट दी नेशनल इंटीग्रेशन। मैंने बोला फिलोसफिकल चीज है कि भाई सबका एक ही लॉ है, एक ही फैमिली लॉ होगा, तो उम्मीद है कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। चलिए 21 देखते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, एक 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल, और अचानक से एक जो है बड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि ऐसी यूपीएससी का पेपर होता है कि 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और फिर एक बड़ा। चलिए इसके लिए लीजिए 1 मिनट। क्वेश्चन देखो, पहले क्या पढ़ा ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट आर क्या है, इनकरेक्ट सर्च करने हैं, इनकरेक्ट। ये वर्ड बड़े आराम से पढ़ना, क्या पूछा, करेक्ट कि इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। सर डी। डी, अच्छा। श्री, वन इनकरेक्ट है सर। स्वाति, आज वो स्वाति क्या है भाई, क्या नाम है वो, उसका नाम ही तो भूल जाता हूँ बार बार। प्रतिभा सर। हाँ, पता नहीं। बात होती है उससे? नो सर। चलो भाई, इसका आंसर जो है, जो अविरल ने बताया बिल्कुल सही है, डी है, ठीक है। इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, विच द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। दो, सबसे पहला लिखा है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, गलत। ये जो स्टेटमेंट ये बताने की कोशिश की सही है, गलत है।
सस्पेंड हो सकता है जब हमारे क्या लगता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा आपका सेकंड वाला द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। तो ये क्या बोल रखा है, इनकरेक्ट। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? Incorrect. हाँ, इनकरेक्ट। ठीक है। फिर आपका थर्ड, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही, ठीक है। और फोर्थ वाला ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग 22 में। चलो भाई फिर से साइंस वालों के लिए अच्छा आईएफएस के स्टूडेंट के लिए ऐसे ही आपको मिलेगा 100 में से कभी आपको बहुत बहुत वो लगेगा कैसे अजीब से क्वेश्चन है, फिर अचानक से साइंस का क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे। 22nd क्वेश्चन, ये तो श्री आप गलत नहीं होना चाहिए, और उसका आंसर पहले मुझे श्री बताएगी। सर नंबर डी। नंबर डी, मतलब कि नाइदर वन नाइदर टू, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ अविरल। Yes, sir. D. अच्छा स्वाति, कोई बात नहीं स्वाति, अगर दोनों उसका सही बोल रहा हूँ तो दोनों गलत बोल रहे हो। सर ए। ए, ठीक है। इसका आंसर है आपका डी, दोनों गलत है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है लोकेटेड ओनली, जो वर्ड लिख दिया ना ये गलत है, इन ट्रॉपिकल, क्योंकि आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। सब ट्रॉपिकल में कैंसर से ऊपर, कैप्रिकॉर्न से नीचे, ठीक है। ये ओनली वर्ड गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, गलत है। हमारे यहाँ जो अभी तक आइडेंटिफाई की गई वो 2 ही की गई है, ओनली 2, 2 4 नहीं की गई है, तो इसका आंसर बनेगा डी, ठीक है स्वाति। यस सर। चलिए अब आते हैं 23, 25 भी बस 3 क्वेश्चन और है। हाँ भाई, ये मैंने श्री को अभी नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, अविरल और साथी को मैं पढ़ा चुका हूँ। ये बात हो रही है आपकी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एक एग्जाम्पल सबसे अच्छा हरियाणा एंड पंजाब। चलो फटाफट आंसर श्री, चलो सॉरी श्री नहीं, अविरल। D. डी, हाँ सर डी। ठीक है। इसका आंसर है 23rd का ए, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि दोनों के ज्वाइंट पीसी बना सके, ये ध्यान रखना। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लक्ष्मीकांत ने दे रखा है, आज देख लेना उसको रिवाइज करके। चलिए 23rd हमारा हो गया, अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। 24th, द स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी, जैसे अभी यूपीएससी में अप्रोक्स 11 मेंबर इंक्लूडिंग और चेयरमैन, कौन डिसाइड करता है? ये लिखा हुआ है, इन चारों में से कौन डिसाइड करे? कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, ये कौन करता है? Sir, B. डी, अच्छा, मतलब कि पार्लियामेंट। सर ए। चलो श्री Yes, को sir. शायद, श्री को नहीं पढ़ाया मैंने इसलिए मैं उससे नहीं पूछूंगा। तो ये है आंसर 20, इसका ए। प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि नंबर्स उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाए या घटाए, ठीक है, पार्लियामेंट के पास नहीं होती। चलो भाई ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 25th। इसमें इलेक्शन कमीशन के फंक्शन पूछे गए हैं। हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल 324 में आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो इसमें आपको फंक्शन बताने कि क्या क्या फंक्शन है, यानी कि कोई हो सकता है चारों फंक्शन हो सकता है कोई एक फंक्शन हो। एक एक स्टेटमेंट को बड़े आराम से पढ़ा करो, तो पूरा दिमाग लगाया करो एक बार में एक पे।
अगर नंबर 1 को पढ़ो तो पूरा दिमाग लगाओ लॉजिक, फिर दूसरे पे आ जाओ, जल्दबाजी मत करना, ध्यान रखना एग्जाम में कि जल्दी जल्दी 2 भी पढ़ लो, 3 भी पढ़ लो, 4 भी पढ़ लो, एक में पूरा ध्यान लगाओ, ऐसा ध्यान लगाओ कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, या तो सही है या तो गलत है। श्री, हमने तो अभी शुरू किया था ना इलेक्शन कमीशन। नहीं सर, आज करेंगे। हाँ, अविरल आंसर सर बी। बी। स्वाति बी सर। बी सर। देखो इसमें ज्यादा आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा मिल गया जिसमें गलत है, बाकी 3 सही है, और वो क्या है जो अभी अविरल ने आंसर बताया, टू रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है नहीं प्रेसिडेंट रूल लगने में स्टेट में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। बाकी ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 4, यानी कि बी। ठीक है, यस चलो अब मुझे अविरल बताएगा, अविरल कितने हुए 25 में से टोटल बताना। सर 14। 14। श्री 6 मैंने गलत किया और बाकी 3 लास्ट के मुझे नहीं आते थे, सो टोटल 9। 9। स्वाति सर कितने करेक्ट है? हाँ हाँ, कितने करेक्ट है? अच्छा, मेरा 9 गलत है। अच्छा 9 गलत है, हाँ, तो सही कितने हुए फिर? 2 3 2 आपने छोड़ दिए, 10 और कितने हो रहे? 13 12 ना, 5 - 9। 12 तो हुए। हाँ स्वाति सर 12। 12, ठीक है 12 हो गए, ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे हम लोग। ठीक है श्री, हम लोग कल क्लास करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे ना, फिर कल करेंगे वही वही 10 बजे करेंगे। तो और अगला जो टेस्ट है आपका मंडे को है, सबको 3 को याद है, मैं भी डाल दूंगा, पता नहीं बाकी लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो तो वो जाने, लेकिन इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। अगला टेस्ट हम लोग मंडे को करेंगे और टाइमिंग यही रखेंगे सुबह 9 बजे की। ठीक है, सब्जेक्ट सर यही होंगे? सब्जेक्ट आपके मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक तो मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, और देखो इन्वायरमेंट बायो में चाह रहा हूँ कि जो 3 देखो अभी आप ये मान के चलो कि जो आप इस साल एग्जाम में बैठो 4 अक्टूबर को, आपका टोटल 100 क्वेश्चन में से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लगभग आपके 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं, और बायो के जो हम पढ़ रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, और एक टॉपिक जो हम लोग क्या ले रहे हैं पॉलिटी, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कितना हो गया 15 + 10 + 10 कितना हो गया 35 क्वेश्चन। तो 35, ये 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि बिल्कुल सही करके आ जाओ तो आपको और कितने क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, खाली आईएएस के लिए 15 क्वेश्चन और चाहिए आपको। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 टेस्टों में मैं आपका इसका पूरा चेक कर लूँ कि आपने तैयारी कैसे कर रखी है, बिल्कुल मतलब सॉलिड आपको इसमें करना है। तो अगला भी हम लोग क्या लेंगे, बायो प्लस इन्वायरमेंट प्लस पॉलिटी, ठीक है, और अगला हम लोग करेंगे मंडे को, याद रहेगा मंडे को 9 बजे। सर ये सितंबर का वो करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी नहीं है ना सर, कि पढ़ना पड़ेगा सर सितंबर नहीं, सितंबर छोड़ दो, बिल्कुल सितंबर ब्लैंक कर दो, कुछ नहीं, अब कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना सितंबर का। अब जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो कहाँ तक पढ़ने हैं, 31 अगस्त तक, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, करंट अफेयर्स में, ठीक है। और मैं सीसेट के वीडियो आपको बाकी के आज अभी 1-2 घंटे में भेज देता हूँ सबको, वही वाला इसी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है श्री। हम लोग फिर कल मिलेंगे 10 बजे। हाँ ओके सर, चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।